हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की? देखिए, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ा है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में और फ्रैक्शन डिस्टिलेशन वगैरह के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट से। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड्स कन्वर्ट टू गैसियस स्टेट, ये होता है बॉइलिंग पॉइंट। ये तो बचपन की डेफिनेशन हो गई जो आप 8, 9, 10 पे पढ़ते थे, पर आज हम लोग क्या करेंगे, नई डेफिनेशन पढ़ेंगे। कुछ बच्चों ने इस डेफिनेशन को 11th में भी पढ़ा होगा, तो ध्यान से देखिए। जिनको यानी नहीं आता है, जिनको आता है उनका भी रिवाइज हो जाएगा। मान लीजिए ये लिक्विड है। मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि लिक्विड को इवॉपरेट करने के लिए दो चीज़ें हैं, एक तो प्रेशर घटाओ, दूसरा हीट करो, तो जल्दी इवॉपरेट हो जाएगा। अभी यहां पर P0 प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर तो है क्योंकि ये ओपन वेसल है। असलियत में जो भी सरफेस पे पार्टिकल्स होते हैं सर, वो सबके सब क्यों नहीं इवोपोरेट होते हैं, उसका आपको अभी बहुत सारा क्लियरेंस है कि जो भी पार्टिकल होता है वो एक्चुअली ऊपर जाता है। सोचो ये P0 प्रेशर नहीं होता, ये वैक्यूम में होता, तो किसी भी T टेम्परेचर पे क्या होता, पार्टिकल्स क्या होते हैं, उनके पास एनर्जी है, वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर इनको अपोज कौन करता है? P0। ये सरफेस पे क्या होते हैं, कंटिन्यूसली जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, जंप देते रहते हैं, बाहर निकलते हैं। पर जैसे ही बाहर निकला, थोड़े से, एकदम बड़ा जंप जितना दिखा है उतना नहीं, थोड़ा सा ही बाहर निकलते हैं, P0 प्रेशर क्या करते हैं, उनको वापस कंडेंस कर देते हैं। बाहर क्यों निकल रहा है, अंदर जा। फिर वो क्या करते हैं, और सराउंडिंग से और एनर्जी लेते हैं और बड़ा जंप देने की कोशिश करते हैं, और ये धीरे धीरे सराउंडिंग से एनर्जी गैदर कर करके क्या होता है, वो अपनी एनर्जी इतनी बढ़ा लेते हैं ताकि वो P0 को अपोज कर सके, ताकि वो P0 को क्या कर सके, अपोज कर सके। क्योंकि P0 को अपोज करने के बाद ही ये लिक्विड पार्टिकल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। बोले समझ में आ रहा है? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हम लोग क्या करते हैं, P0 क्या है, P0 तो ऊपर से लग रहा है। मैं किसी भी लिक्विड को अगर मुझसे उसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करता हूं, नीचे से हीट कर रहा हूं। अभी असलियत में क्या हो रहा था, जो पार्टिकल है उस सरफेस का, वो एनर्जी कहां उठा रहा था, आजू बाजू वाले पार्टिकल से उठा रहा था। पर अभी क्या हो गया है, सोच के देखो कि अब मैं ही उसको एनर्जी दे रहा हूं। अच्छा, जितने पार्टिकल्स किसी लिक्विड के इवापोरेट होते हैं, वेपर में बनते हैं, कहने का मतलब वो उसका क्या होता है, अपवर्ड वेपर प्रेशर होता है। ठीक है, तो यहां पर P0 ज्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है, पर वेपर प्रेशर जो बनता है वो काफी कम बन रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जितने एक दो पार्टिकल जो एनर्जी गैदर कर पाए वो चले गए, बाकी अभी पार्टिकल्स हैं जो धीरे धीरे एनर्जी कलेक्ट कर रहे हैं। पर अगर सोचिए मैं इसको हीट करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ा, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज टेम्परेचर? इट इज एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, यानी इसकी एनर्जी बढ़ी। इसकी एनर्जी बढ़ी यानी जो भी ये पार्टिकल्स है उनके पास इतनी ताकत आने लगती है कि धीरे धीरे ये एकदम, मान लीजिए ये ऊपर का लिक्विड सरफेस है, धीरे धीरे वो यहां पर गैसियस फॉर्म में आने लगते हैं, और उनका जो प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर, जैसे जैसे एनर्जी आएगी, टेम्परेचर बढ़ते जाता है, एनर्जी बढ़ते जाती है, वो थोड़ा थोड़ा जो सरफेस के पार्टिकल्स है वो किसमें, एकदम थोड़े माइन्यूट, वो किसमें कन्वर्ट होते जाएंगे, गैस में कन्वर्ट होते जाएंगे, और अपना वेपर प्रेशर जनरेट करेंगे। इतना वेपर अपोजिंग फोर्स जनरेट करेंगे कि नाउ दीज पार्टिकल्स जो पहले सरफेस पे आ रहे थे, प्रेशर उनको नीचे ढकेल रहा था, नाउ दे कैन क्रिएट सो मच ऑफ pressure that they can oppose atmospheric pressure and go away.
ठीक है, तो ये एनर्जी बढ़ती गई, वेपर प्रेशर क्या होते क्या बढ़ते क्या, एक पॉइंट पे ये जो वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड एट दिस पॉइंट व्हाट विल हैपन, ऑल दी पार्टिकल्स वो इवोपरेट। अभी ये टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी बढ़ रही थी, एक बार इतना एनर्जी आ गया कि वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर होगा, तो ये टेम्परेचर बढ़ाएगा क्या? नहीं, अभी तो एनर्जी उतनी आ चुकी है जो वो एक्सटर्नल प्रेशर को अपोज कर सक रहे हैं। ये क्या होता है, ये लगभग एक्चुअली वेपर प्रेशर थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा होता है, इसलिए वो इसको अपोज करके आगे बढ़ सकता है, बट सिंपली वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर। समझ में आ रहा है? तो इतनी अगर उनके पास ताकत आ जाएगी तो फिर क्या होगा, ताकत आने के बाद तो और एक्स्ट्रा एनर्जी तो नहीं चाहिए, इसलिए टेम्परेचर सोचो कांस्टेंट हो जाता है। एनर्जी उतनी आ गई तो एक्स्ट्रा एनर्जी तो लगेगी नहीं, तो इसलिए क्या हो जाता है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। समझ में आ रहा है? टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। समझा? तो क्या है, हम डेफिनेशन अभी जो नहीं बनाएंगे, द कांस्टेंट टेम्परेचर, हाँ अभी एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लगेगी, क्योंकि अभी जब ये एनर्जी क्यों लग रही है, जो नीचे वाला फोर्स है वेपर ही उसको अपोज करेगा। ठीक है, वेपर ने अभी अपना इतनी ताकत बना दी इस टेम्परेचर पे कि अभी वो क्या कर सकता है, एक्सटर्नल फोर्स को अपोज कर सकता है। द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर of liquid is equal to atmospheric pressure, atmospheric pressure is called boiling point। ये आपके लिए नई डेफिनेशन है। बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड और एक्सटर्नल प्रेशर, ये दोनों वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये क्या होते हैं, दोनों होते हैं इक्वल होते हैं। मैंने बोला एट बॉइलिंग पॉइंट, तो आपको झट से समझना है कि वेपर प्रेशर वो कितना है, 1 एटमॉस्फेयर है। इस कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, इसी को ही हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, या अगर कई बार बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर भी बोला जाता है, कि जो भी एक्सटर्नल प्रेशर होगा उसको बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है, डेफिनेशन इसकी बॉइलिंग पॉइंट की ऐसी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ। पर नहीं, अगर मान लो कोई कंटेनर में है और बोला जाए कि इस पे लिक्विड बॉयल हो रहा है, तो भी समझना है कि पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू वेपर प्रेशर, तो ये बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। मेन समझने वाला पॉइंट ये है कि एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू यानी पी नॉट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर एट बॉइलिंग पॉइंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हैं आप। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए कि अभी मैंने आपको बताया कि वो कांस्टेंट टेम्परेचर जहाँ पर वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अच्छा अभी और एक मैं आपको सिंपल चीज पूछता हूं कि वॉलेटाइल लिक्विड होता है, वॉलेटाइल लिक्विड यानी क्या, जो इजीली इवापोरेट हो। जो इजीली इवापोरेट हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल लिक्विड बोलते हैं। तो अगर कोई वॉलेटाइल लिक्विड है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम होगा कि ज्यादा होगा। अगर कोई वॉलेटाइल लिक्विड है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा कि ज्यादा होगा। सिंपल चीज देखिए, जितना वॉलेटाइल लिक्विड होगा, वॉलेटाइल लिक्विड यानी क्या, इजीली किस में इवापोरेट हो रहा है, इजीली इवापोरेट हो रहा है यानी क्या, उसका वेपर प्रेशर अच्छा खासा ज्यादा है,
इजंट इट? वेपर प्रेशर वोलेटाइल इवापोरेट हो रहा है, नहीं वेपर प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो ये जो टेम्परेचर है, देखिए ये टेम्परेचर क्या था, ये टेम्परेचर वो था कि जिसपे हम लोग वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना कर रहे थे। समझ में आ रहा है बात? अगर ऑलरेडी वेपर प्रेशर ज्यादा है तो उसको ज्यादा हीट करना पड़ेगा कि कम? सोचिए ना, अभी मैंने आपको क्या बोला कि अगर कोई लिक्विड है, हम उसको कितना हीट करते हैं, उसको हम इतना हीट करते हैं कि वो उसका जो वेपर खुद का वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर जितना बन जाए, ठीक है। उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। वोलेटाइल लिक्विड यानी क्या? जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, जो इजीली इवापोरेट है। इजीली इवापोरेट होगा तो वेपर में बनेगा, वेपर में बनेगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूं। अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर। जो इजीली इवापोरेट होगा, हाँ, अभी मान लीजिए कि मेरे पास 2 लिक्विड्स हैं, सिंपल। ये है लिक्विड ए, ये है लिक्विड बी। ठीक है, ये है वोलेटाइल, ज्यादा वोलेटाइल, मैं बोलूंगा मोर वोलेटाइल। ये लेस वोलेटाइल। वोलेटाइल यानी क्या? इजीली इवापोरेट होगा। वोलेटाइल यानी क्या? इजीली इवापोरेट होगा। इन दोनों में कौन सा इजीली इवापोरेट होगा? ए इवापोरेट होगा इजीली, यानी उसका वेपर ज्यादा बनेगा। वेपर ज्यादा बनेगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। मान लीजिए वेपर प्रेशर इसका है 0.6 एटमॉस्फेयर और इसका है 0.2 एटमॉस्फेयर। इसमें कम वेपर बन रहा है, ठीक है, इसमें कम वेपर बन रहा है, अच्छी बात है। तो मुझे टेम्परेचर बढ़ाना है, उतनी हीट देनी है कि वेपर प्रेशर बढ़ के 1 एटमॉस्फेयर बन जाए, बराबर है। दोनों को मैं हीट करूंगा। सोचिए 0.6 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? वेपर प्रेशर बढ़ेगा और 1 एटमॉस्फेयर होगा। 0.6 एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेयर में जल्दी कन्वर्ट होगा कि 0.2 एटमॉस्फेयर? डेफिनेटली आप बोलोगे सर ये इसका टेम्परेचर क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट जल्दी अचीव होगा, है कि नहीं? बॉइलिंग पॉइंट इसका जो टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट तक जल्दी पहुंच जाएगा, क्योंकि इसका ऑलरेडी 0.6 है, 0.4 से ही बढ़ाना है। टेम्परेचर से हम प्रेशर ही तो बढ़ा रहे हैं, इजंट इट? तो इसका वेपर प्रेशर ही तो बढ़ा रहे हैं, 0.2 है तो इसको बहुत टाइम लगेगा। इसका मतलब क्या है? जो वोलेटाइल लिक्विड्स हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, ठीक है। उनका जो बॉइलिंग, जैसे मान लो पानी ले लो और पेट्रोल ले लो, तो पेट्रोल ज्यादा वोलेटाइल है, स्पिरिट ज्यादा वोलेटाइल हो, जल्दी इवापोरेट हो जाते, इजंट इट? तो मींस एक बात आप समझ लो कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, ठीक है। जितना वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट, उतना बॉइलिंग का जो टेम्परेचर है वो कम होगा। ये बात आप ध्यान में रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट चालू कर रहे हैं वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मीन्स सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड्स सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड्स। अभी एक्चुअली आपने इसको एक इसकी तरह पढ़ा है, बाय हीटिंग एट डिफरेंट टेम्परेचर।
एट डिफरेंट टेम्परेचर। और ऐसे नहीं होता है, एक तरीका होता है आइसोबारिक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और दूसरा होता है आइसोथर्मल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आइसोबारिक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या किया जाता है, नाम से पता है प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर को चेंज किया जाता, टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है। और आइसोथर्मल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या किया जाता है, नाम से ही पता चल रहा है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है और हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर को घटाते हैं, रिड्यूस। समझ में आ रहा है? अच्छा, देखिए पहला मैं आपको आइसोथर्मल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में बताता हूं। देखिए आइसोथर्मल फ्रैक्शन डिस्टिलेशन का प्रोसेस समझिए। आइसोथर्मल फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, प्रेशर को रिड्यूस करते हैं। मान लीजिए एक लिक्विड है मेरे पास, ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक पिस्टन रखा है, ठीक है। इस लिक्विड के अंदर इस सॉल्यूशन के अंदर दो लिक्विड्स हैं, ए एंड बी। सोच के देखिए, प्रेशर पी नॉट ए यानी वेपर प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ बी, ठीक है। एक बात आपके दिमाग में है, वेपर प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ ए इज मोर। इसका मतलब क्या है कि ये ज्यादा वोलेटाइल है, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा, अभी अभी हमने डिस्कस किया है, इट इज मोर वोलेटाइल, ए इज मोर वोलेटाइल। सोचो इसके ऊपर, इस पर्टिकुलर प्रेशर पे इसके ऊपर जो वेपर बना, इस वेपर में किसका अमाउंट ज्यादा होगा, बताइए मुझे। ए मोर वोलेटाइल है तो डेफिनेटली ज्यादा अमाउंट किसका होगा, ए का, ठीक है। इस वेपर को एक पाइप के माध्यम से एक दूसरे कंटेनर में, जिसका प्रेशर इतना ही होता है, क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसको वापस जो है लिक्विड में कन्वर्ट कराते हैं, ठीक है। अभी ये लिक्विड इस वेपर से बना है, इस वेपर में क्या था, ए मोर, ठीक है, क्योंकि ए मोर वोलेटाइल है तो वेपर भी उसका ज्यादा बनेगा, बी लेस, ठीक है। ए मोर आप याद रखिए, ए मोर, मोर पता है आपको, पिकॉक, बी लेस, ठीक है। हाँ, एक मोर पिकॉक होता है, एक मोर वो दिल मांगे मोर, पेप्सी का ऐड आता है, ठीक है। तो ए मोर, बी लेस, ए ज्यादा क्वांटिटी में, बी लेस। अभी मैं क्या करता हूं, इस पिस्टन को पहले से और ऊपर लेता हूं। जैसे ये पिस्टन पहले से और ऊपर आएगा, प्रेशर और रिड्यूस होगा, यानी ये जो लिक्विड है और एक बार क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। अच्छा, और वेपर में कन्वर्ट होगा।
अभी ये जो लिक्विड था, हाँ, इसमें A मोर था, B लेस था, ठीक है। अभी जो अभी A तो मोर वॉलेटाइल है, अभी ऑलरेडी A का कॉन्सेंट्रेशन मोर है और मैंने इसको वेपर में कन्वर्ट किया, तो अभी तो क्या होगा, इसमें A क्या हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा मोर। भावनाओं को समझिए, शब्दों पे मत जाइए। पहले से A इस वेपर और इस वेपर को करेंगे तो A और ज्यादा हो जाएगा, इट इज रिचर इन A, कॉन्सेंट्रेटेड इन A, रिचर इन A, इससे और A इस वेपर में ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको कलेक्ट करेंगे, इसका लिक्विड बनाएंगे और प्रेशर रिड्यूस करेंगे, सेम। तो और एक बार जो वेपर बनेगा, इसमें A पहले के मुकाबले ज्यादा मोर होगा, A में रिचेस्ट होगा वो। समझ में आ रहा है? A ज्यादा वोलेटाइल था तो इस वेपर में हमने क्या, ये जो वेपर बना उसमें A ज्यादा था, उसका हमने लिक्विड में कन्वर्ट किया। ये प्रोसेस है पूरा आइसोथर्मल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, उसको हमने लिक्विड में कन्वर्ट किया, उसका प्रेशर हम रिड्यूस करेंगे तो ये जो सोल्यूशन था उससे ज्यादा ये कॉन्सेंट्रेटेड है A में, इजंट इट? A में ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है ये इसके मुकाबले, क्योंकि इसमें क्या हो गया है, इस सोल्यूशन में से A ज्यादा इवापोरेट हो गया है, ठीक है। तो ज्यादा इवापोरेट हुआ तो A ज्यादा जमा हुआ तो उसका वेपर भी ज्यादा बना, ज्यादा वेपर बना तो हमने फिर से सेम किया तो A और ज्यादा बन जाएगा। धीरे धीरे करके A का जो कॉन्सेंट्रेशन है वेपर के अंदर वो बढ़ते ही चले जाता है। अगर बढ़ते ही चला जाएगा, फाइनली जितने मैंने ये इसके स्टेप्स डिपेंड करते हैं कि किस तरह से कितना हमको प्यूरिफाइड हमको अमाउंट चाहिए, ठीक है। तो धीरे धीरे फाइनली जो लास्ट वेपर बनेगा इट विल कंटेन ओनली, प्रैक्टिकली ऐसे नहीं रहता है ओनली A, उसका और रिफाइनिंग वगैरह होता है कि ओनली A हो जाएगा। एंड वी हैव सेपरेटेड A एंड B बाय आइसोथर्मल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो आइसोथर्मल में प्रेशर का रोल होता है, बार बार प्रेशर क्या करते जाते हैं, रिड्यूस करते जाते हैं, रिड्यूस करने से क्या होता है, वेपर बनते जाता है, वो हम कलेक्ट करते हैं वेपर को, ठीक है। और जो पहला लिक्विड बच जाता है इसको बोलते हैं रेसिड्यू। ये हर बार सेम ही होता है, जो लिक्विड बच गया, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है इसको बोलते हैं कंडेंसेट। क्या बोलते हैं? कंडेंसेट। तो ये आइसोथर्मल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। आप लिख सकते हैं जो मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। इन आइसोथर्मल फ्रैक्शन डिस्टिलेशन टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड प्रेशर इज reduce simultaneously, ऐसे लिखेंगे आप। in a solution one liquid will be more volatile than the other, isn't it? And if the pressure is reduced, the vapor formed will contain more concentration of means volatile liquid and less concentration of other liquid. This vapor is converted into liquid and this liquid is known as condensate. Simultaneously the pressure is reduced and the vapor now formed will be richer in A, क्योंकि इसमें क्या था, जो लिक्विड बना वही कॉन्सेंट्रेटेड इन A था, क्योंकि वेपर में ज्यादा A था तो ये लिक्विड पहले से ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, isn't it? The same steps are followed again and again till we get the vapor which contains only A, and in this way we can separate। ये 2 से 3 सेंटेंस अपने लैंग्वेज में लिख के निकालिए कि प्रोसेस क्या है, और इसको बोलते हैं हम आइसोथर्मल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसको मैंने पहले इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो आइसोथर्मल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है ये इतना यूज नहीं किया जाता है। जो हम यूज करते हैं वो है आइसोबारिक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन,
क्योंकि प्रेशर रिड्यूस करना आसान बात नहीं होती है। अगर बाकी कोई जरिया नहीं है तो ये एक जरिया है, पर अगर बाकी जरिए अवेलेबल हैं तो ये यूज नहीं किया जाता। गॉट माय पॉइंट? तो स्क्रीन पॉज करके इतना लिख लें। देखिए दूसरा पॉइंट है आइसोबारिक। ये आपके इजीली दिमाग में बैठ जाएगा। आइसोबारिक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, नाम से ही पता चलता है कि प्रेशर इसमें कांस्टेंट होगा। प्रेशर इसमें कांस्टेंट होगा और टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे। मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक लिक्विड है। इस लिक्विड के अंदर कौन प्रेजेंट है? ए और बी दोनों प्रेजेंट है, पर ए मोर वोलेटाइल है और बी लेस वोलेटाइल है। मैंने इस लिक्विड का कोई टेम्परेचर T ले लिया, मैंने हीट करके एक T1 टेम्परेचर पे मैं इसको लेके गया। अगर T1 टेम्परेचर पे इसको लेके गया तो इस लिक्विड के क्या बने होंगे? वेपर्स बने होंगे। आपको पता है मोर वोलेटाइल, हाँ, यानी अगर P0A ज्यादा है इस केस में P0B से, तो अभी अभी मैंने बताया कि क्या होगा, T टेम्परेचर पे ज्यादा इवापोरेट कौन हुआ होगा? सिंपल A, यानी जो वेपर बना, वेपर में कौन ज्यादा? आप लोग बताइए, वेपर में कौन ज्यादा? वेपर में A ज्यादा, A ज्यादा, ठीक है। अच्छा, फिर से इसको वही करना है काम, कलेक्ट किया, इसको दूसरे बीकर में ठंडा किया। अभी ये जो लिक्विड मिला जिसको हम कंडेंसेट बोलते हैं, कंडेंसेट में कौन ज्यादा है? वेपर में ए ज्यादा है, तो ये रिचर इन ए है, कॉन्सेंट्रेटेड इन ए है, जो भी बोलो आप, कॉन्सेंट्रेटेड इन ए है कि नहीं? अच्छा, अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड इन ए है, फिर से अगर इसका टेम्परेचर मैंने बढ़ाया, इंक्रीज किया, तो इस लिक्विड के भी वेपर बनेंगे। और अभी इस वेपर में पहले तो ए ज्यादा वोलेटाइल है, अभी इसमें कॉन्सेंट्रेशन भी ए का ज्यादा है। अगर कॉन्सेंट्रेशन भी ए का ज्यादा है, बराबर है ना, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, आपने पढ़ा है कि रॉल्ट इक्वल टू डाल्टन करते हैं, तो P0 X0 इक्वल टू PT इंटू YA। तो YA दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो वेपर प्रेशर, एक तो कॉन्सेंट्रेशन, एक तो वेपर प्रेशर और एक कॉन्सेंट्रेशन। तो पहले में क्या था, वेपर प्रेशर ज्यादा था, तो इसलिए A ज्यादा आया। अभी सेकेंड के लिए कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ चुका है, मैथमेटिकली भी आप देख सकते हो। कॉन्सेंट्रेशन इसमें क्या होगा, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन A का जो भी होगा, मान लीजिए X0 A, ठीक है, XA, और इसका X' A है, तो डेफिनेटली मोल फ्रैक्शन X' A विल बी ग्रेटर देन XA। यहां पर जितना भी अमाउंट होगा उससे रिचर है ना, ये कॉन्सेंट्रेटेड है ना ये, तो ये XA। आपको जैसे भी समझ में आए, मैं दो तीन तरीके इसलिए बता रहा हूं, आप किसी न किसी एक तरीके से कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड A है, तो इससे अभी जो वेपर बना वो दोनों रीजंस के कारण, क्योंकि P0 भी उस A का ज्यादा है वोलेटाइल होने के कारण, और X0 भी अभी ज्यादा हो गया। फिर से ये जो वेपर बना, इसमें ये क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड इन A।
मोर कॉन्सेंट्रेटेड इन ए, पहले से और ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा। फिर से मैं क्या करूंगा, इसको दूसरे बीकर में लाके ठंडा करूंगा। अगर ठंडा करूंगा तो क्या हो जाएगा, अभी इसका x डबल डैश ए मोल फ्रैक्शन x डबल डैश ए, ये तो क्या होगा और ज्यादा, जो वेपर बनेगा अभी इट विल बी मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड बोल सकते हैं सेम वे में। और फाइनली ये 2-3 स्टेप के बाद, 4 स्टेप्स के बाद तो ठंडा गरम बार बार करते करते क्या हो जाता है, फाइनली जो फाइनल लिक्विड मिलेगा वो प्योरली ए के फॉर्म में मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया है। इसमें क्या करते हैं, आइसोबारिक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अपने वर्ड्स में पूरा कंसेप्ट लिख लीजिए। आइसोबारिक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वी कीप प्रेशर कांस्टेंट एंड वी go on increasing the temperature initially because A is more volatile and at any temperature T the vapor formed of A will be more than vapor formed of B. This vapor is collected in second beaker and cooled down and converted into liquid. This liquid will be concentrated in A because it is formed by a vapor which had more amount of A. Now again if this liquid is heated, what will happen? The vapors formed will be richer in A, concentrated in A. Why? Because you can see vapor pressure depends on vapor pressure of original solvent and concentration. Because it is concentrated in A, more vapor will be formed. Again it is cooled down and slowly the concentration of A goes on increasing and B goes on decreasing. तो बी फाइनली लिक्विड फॉर्म में रह जाता है और ये पूरा का पूरा वेपर में हो जाता है। फिर फाइनली उसको कलेक्ट किया जाता है दूसरे बीकर में विच इज इजीली ए। तो कंसेप्ट आपको समझ में आया है। आई होप मैंने पूरा आपको समझाने की कोशिश की है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का पार्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से मिलेंगे और आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। जय हिंद।